तो महाजंग के बीच ड्रैगन अपने दोनों हाथों में लड्डू चाहता है, यानी चीन चाहता है कि जंग में रूस की भी हार ना हो और यूक्रेन भी डटकर खड़ा रहे, और इसके लिए वो जंग के बीच अब डबल गेम खेल रहा है। चीन की इस पूरी साजिश से कैसे पर्दा उठा, वो आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। यूक्रेन के खिलाफ जंग में ना तो रूस को अब तक कामयाबी मिली है और ना ही जंग की मार झेल रहे यूक्रेन झुकने को तैयार दिख रहा है। बयालीस दिनों के युद्ध में यूक्रेन की इस हालत को देखकर पूरी दुनिया को तरस आ रहा है। दुनिया के तमाम मुल्क भी चाहते हैं कि युद्ध अब थम जाए, लेकिन इस भीषण त्रासदी के बीच कुछ ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो इस जंग में अब अपना नफा नुकसान देखने लगे हैं। ऐसा ही एक खिलाड़ी है चीन, जो कल तक जंग में रूस को अपना मौन समर्थन दे रहा था और अब वो यूक्रेन के साथ हमदर्दी का दिखावा कर रहा है। चीन कई मौकों पर अपना डबल गेम दिखा चुका है, लेकिन इस बार तो उसने हद ही कर दी। जंग की आलोचना से जो चीन अब तक बचता रहा, रूस का समर्थन करता रहा, वो अब यूक्रेन के आंसू पोंछने का ढोंग कर रहा है और इस ढोंग की तस्वीरें उसने दुनिया के सामने रखी हैं। यूक्रेन में दवाइयां और दूसरी चीजें भेजकर चीन खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहा है। रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ चाइना की ओर से यूक्रेन में दवाइयों की जो खेप भेजी गई, उसे वो अपनी महानता के तौर पर दिखा रहा है। यही नहीं, खबर तो ये भी है कि 2 दिन पहले चीन के विदेश मंत्री वांग यी की रूस के विदेश मंत्री से फोन पर बात हुई थी, जिसमें चीन ने रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता की वकालत की। डबल गेम खेलने के चक्कर में वांग यी ने यह भी कह दिया कि चीन यूक्रेन में केवल और केवल शांति चाहता है। बातचीत के दौरान चीन ने रूस को पंचशील सिद्धांतों पर भी लंबा चौड़ा भाषण दिया। मतलब ये कि इस जंग के बीच भी जिनपिंग चाहते हैं कि उनके दोनों हाथों में लड्डू रहे, पुतिन से उनकी दोस्ती भी बनी रहे और ज़ेलेंस्की भी उन्हें अपना दुश्मन न समझे। और इसके लिए जिनपिंग बाइडेन को सबसे बड़ा विलन बताने में लगा है। कुछ दिन पहले ही चीन की ओर से बयान जारी किया गया था कि अमेरिका रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम होता नहीं देखना चाहता। युद्ध के कुछ दिनों बाद से ही जिनपिंग का ये प्लान दुनिया को पता चलने लगा था। तब ये बात और भी पुख्ता हो गई जब चीन ने फ्रांस और जर्मनी के सामने शांति दूत बनने की कोशिश की। देखिए, चीन का डबल गेम कोई नई बात नहीं है। अपने डबल गेम के जरिए चीन दुनिया के कई छोटे बड़े मुल्कों को बर्बाद कर चुका है और इसका सबसे ताजा उदाहरण ये है कि श्रीलंका सामने आ रहा है। चीन ने साजिश की, ऐसी स्क्रिप्ट लिखी कि श्रीलंका बर्बाद हो गया। आपको दिखाते हैं कैसे चीन ने कोरोना से पहले आधी दुनिया को गुलाम बनाने की साजिश रच डाली। जिसकी स्क्रिप्ट चीन ने लिखी, जिसके सूत्रधार रहे शी जिनपिंग, जिसका मकसद आधी दुनिया को गुलाम बनाना था। मदद की आड़ में चीन का मकड़जाल। कोरोना काल में शी का सबसे बड़ा गुनाह। श्रीलंका और पाकिस्तान, 2 ऐसे देश जिन्हें चीन के रहमो करम पर रहने की ऐसी सजा मिली कि मौजूदा वक्त में दोनों ही देशों के हालात
बद से बदतर हो चुके हैं। सबसे पहले समझिए श्रीलंका की कहानी। ये वही श्रीलंका है जहां की जनता दाने दाने की मोहताज है, और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि वो चीन है जिसने कूटनीति से श्रीलंका की कमर तोड़ कर रखी है। अपनी आजादी के बाद सबसे बड़ा आर्थिक संकट झेल रहे श्रीलंका में इस वक्त हालात ऐसे हैं कि दाने दाने को लेकर त्राहिमाम मचा है। अब से कुछ समय पहले के हालात पर गौर कीजिए, जब श्रीलंका पर चीन की मेहरबानियों का सिलसिला शुरू हुआ था। ये उस वक्त की बात है जब चीन ने श्रीलंका के कुछ हवाई अड्डों को विकसित करने के प्रोजेक्ट हाथ में लिए थे। मेहरबानियों के इसी दौर में श्रीलंका के कुछ टापुओं के विकास का जिम्मा भी चीन ने उठाया था। खबर तो यह भी आई कि श्रीलंका की समुद्री सीमा में चीन की सेना अपना एक स्थायी ठिकाना बनाने की तैयारी में है। इसके अलावा श्रीलंका की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए चीन एक आर्थिक पैकेज देने पर भी सहमत हुआ था, लेकिन एक नीति के तहत चीन ने श्रीलंका को सबसे पहले उसके दोस्तों से अलग किया और फिर अपने कर्ज के जाल में बुरी तरह फंसा लिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि श्रीलंका ना इधर का रहा और ना उधर का। पाकिस्तान और श्रीलंका के बाद भारत का एक और पड़ोसी चीन के जाल में बुरी तरह फंस गया है। दरअसल नेपाल की राजनीति में चीन का दखल लंबे वक्त से है, लेकिन अब चीन की बदौलत नेपाल में भी आर्थिक संकट करीब दिखने लगा है। चीन ने नेपाल के कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के जरिए वहां की राजनीति में दखल बना लिया है। हालात ये है कि नेपाल उन योजनाओं में भी अड़ंगा डाल रहा है जिसमें उसके देश को करोड़ों डॉलर की केवल मदद मिल रही है। मामला अमेरिका के मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन फंड का है। बताया जा रहा है कि ये फंड करीब 4000 करोड़ से ज्यादा का है। इसके जरिए वहां पर बिजली बनाने से लेकर सड़कें बनाने तक की कई योजनाओं पर काम होना था। इसके बदले नेपाल को कुछ भी नहीं देना था, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने प्रोजेक्ट में अड़ंगा डाल दिया। माना जा रहा है कि नेपाल इस मामले में अब चीन की सोची समझी साजिश का शिकार हो गया है। दरअसल चीन की चाल यह है कि नेपाल विकास के रास्ते पर आगे बढ़ नहीं पाए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो उस पर चीन की पकड़ ढीली हो सकती है। मतलब चीन चाहता है कि नेपाल उसके कर्ज के जाल में श्रीलंका और पाकिस्तान की तरह फंसा रहे, इसलिए वो हर ऐसे प्रोजेक्ट में अड़ंगा लगाना चाहता है इसमें नेपाल की तरक्की हो। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2019 में 2 दिन का नेपाल का दौरा किया था। उस वक्त उन्होंने 275 करोड़ डॉलर यानी करीब 20,000 करोड़ की योजनाएं नेपाल में शुरू करने के प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी थी। ये प्रोजेक्ट ऐसे थे जिनके जरिए नेपाल पर चीन की पकड़ मजबूत हो जाए। इनमें रेलवे को मजबूत करने और सड़कों का जाल बिछाने से जुड़े कई प्रोजेक्ट शामिल थे, जबकि अमेरिका के मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन फंड का काम उससे काफी पहले से चल रहा था। लेकिन शी जिनपिंग के दौरे के बाद से ही अमेरिका के प्रोजेक्ट पर अड़ंगे लगने शुरू हो गए। जाहिर है छोटे देशों को गुलाम बनाने वाली शी जिनपिंग की साजिश लगातार बेनकाब हो रही है। श्रीलंका और नेपाल के साथ जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल भी चौंकाने वाला नहीं है, क्योंकि विस्तारवाद, धोखे और चालबाजियों की बदौलत चीन लगातार भारत के पड़ोसी देशों को खोखला कर रहा है। चीन छोटे देशों को पहले बड़े बड़े सपने दिखाता है और मौका मिलते ही उसकी जमीन खोद डालता है। पाकिस्तान को ही देख लीजिए, जिसे चीन ने भीख मांगने पर आज मजबूर कर दिया है। श्रीलंका, नेपाल, नाइजीरिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान दुनिया के नक्शे में फैला ये चीन का वो मकर जाल है जहां बड़े बड़े सपने दिखाने वाले चीन ने विश्वासघात का ऐसा खंजर गोपा कि कर्ज और कोरोना के संकट के बीच ये देश सिर्फ और सिर्फ चीन की मेहरबानियों का बोझ ढो रहे हैं। ये ऐसी मेहरबानियां हैं जिनकी बदौलत चीन इन देशों का सुख चैन तक नीलाम कर देने पर आमादा है।
अब आपको दिखाते हैं कैसे चीन ने धीरे धीरे पाकिस्तान को भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। अब से कुछ साल पहले की बात है जब चीन ने पाकिस्तान में इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम पर ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया जिसके जरिए वो पूरे पाकिस्तान पर अपना शिकंजा कस रहा है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से शुरू होता है और फिर पूरे पाकिस्तान को पार करता हुआ दक्षिणी छोर तक कराची तक पहुंचता है, फिर कराची से आगे बढ़ता हुआ ग्वादर तक जाता है। पूरे पाकिस्तान का जितना बजट है उसका 1/4 हिस्सा तो अकेले इसी प्रोजेक्ट की कीमत है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि चीन ने इस कदर पाकिस्तान को मुट्ठी में बंद कर लिया है। इसके अलावा पाकिस्तान को चीन का साथ लुभावना इसलिए भी लगता है क्योंकि चीन को पाकिस्तान की आतंकियों से दोस्ती अच्छी लगती है। चीन की तरफ से पाकिस्तान को आतंकी स्थान बनाने के काम में कोई रोक टोक नहीं होती, उल्टा आतंकियों को पालने में मदद मिलती है। लेकिन अपनी इसी चाल से चीन ने पाकिस्तान को एक ऐसे जाल में फंसा लिया जहां से उसका निकलना लगभग नामुमकिन हो गया। इतना ही नहीं, धीरे धीरे पाकिस्तान को बाकी दुनिया से काट भी दिया। ऊपर से कभी हथियार खरीदने में मदद, कभी कोरोना से लड़ने के लिए चंदा, तो कभी किसी और बहाने से आर्थिक मदद। धीरे धीरे कर्जा देकर चीन ने पाकिस्तान को कर्ज के जाल में बुरी तरह फंसा दिया है। हैरानी की बात यह है कि इतनी मदद मिलने के बाद भी पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया। हालत यह है कि महंगाई और बदहाली ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से उनकी कुर्सी तक छीन ली। माना जाता है कि पाकिस्तान में विपक्ष के हाथ मजबूत होने की वजह भी आर्थिक बदहाली, बेरोजगारी और महंगाई ही बने। और अब तो IMF ने भी पाकिस्तान के लिए कर्ज के दरवाजे बंद कर दिए हैं। दरअसल चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से दुनिया के सभी छोटे और कुछ बड़े देशों को अपने चंगुल में फांस लिया है। इन देशों को कोरोना से पहले चीन ने निवेश के नाम पे इतना कर्ज दिया कि वहां की अर्थव्यवस्था चौपट होने लगी है। कोरोना ने अर्थव्यवस्था चौपट की तो ये कर्जदार देश चीन की गुलामी की तरफ बढ़ चले। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बताती है कि चीन 60% उधार उन देशों को देता है जो विकासशील हैं, जिसके पीछे चीन का मकसद होता है कि कर्ज देकर उनके ऊपर अपनी पकड़ मजबूत करना। और यही वजह है कि श्रीलंका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देश चीन की चाल में फंसकर राजनीतिक और आर्थिक स्तर पर पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। श्रीलंका में जारी आर्थिक संकट के बीच देश भर में प्रदर्शन